ज्वाइन हो जाओ जल्दी। आवाज आ रही? हेलो, आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ सर। हाँ। तो जैसे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में कहा कि जो लैटिस पॉइंट्स रहते हैं, लैटिस पॉइंट यानी उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं वो कैसे रहते, कौन से रहते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जिनके बीच में वीक वंडरवाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं। वीक वंडरवाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी दे आर वीक फोर्सेस। ओके। अब वीक फोर्सेस होने के कारण डीप सॉलिड जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है वो कैसे रहते हैं? सॉफ्ट रहते हैं। ठीक है। दे आर वेरी सॉफ्ट। सॉफ्ट भी रहते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, क्योंकि फोर्सेस कैसे है? वीक है। जितने स्ट्रांग फोर्सेस रहते हैं उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में जो पॉइंट्स है यानी जो पार्टिकल्स है वो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जिनके बीच में वंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं जो कि वीक है करके। दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो लो, एंड दे आर आल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के भी वो पुअर कंडक्टर रहते हैं, क्योंकि वहां पे आयंस ही नहीं है, आयन नहीं है या इलेक्ट्रॉन्स नहीं है करके चार्ज फ्लो नहीं होता, देयरफॉर दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Now the last one is metallic crystal. What are metallic crystal? Metallic crystal यानी Fe metal हो गया, कॉपर मेटल हो गया। These are also crystals. Okay. जो मेटल्स है वो मेटेलिक क्रिस्टल्स कहा जाता है। इसमें जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं या पार्टिकल्स रहते होते हैं वो पॉजिटिव मेटल आयंस रहते हैं। यानी Fe+2 हो गया, कॉपर+2 हो गया, ये मेटल्स है। ठीक है। Fe हो, कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, सिर्फ सोडियम, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या है? मेटल्स। तो ये मेटल जो है तो ये मेटल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल से इनकी जो पोजीशन है, पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो ऑक्युपाई होती है। तो लैटिस पॉइंट्स इन मेटेलिक क्रिस्टल्स आर ऑक्युपाइड बाय पॉजिटिव मेटल आयंस। पॉजिटिव मेटल आयंस यानी मैंने बताया आपको Fe+2 हो गया, कॉपर हो गया, क्रोमियम+2 हो गया, जो कुछ भी मेटल्स है उससे वो पॉइंट्स ऑक्युपाई हो जाते हैं। एंड अब ये पॉइंट ये कैसे है? मेटल्स है। अगर Fe+2 फॉर्म हो गया, इसका मतलब Fe से Fe+2 फॉर्म हो गया, इसका मतलब उसने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, है ना? पॉजिटिव मेटल आयन से अगर ऑक्युपाई होता है वो, तो पॉजिटिव मेटल आयन कब तैयार होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे यानी अगर Fe+2 में फॉर्म करूं तो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। ठीक है। Fe गिव्स Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके सराउंडिंग में रहते हैं। ठीक है। लैटिस पॉइंट पे क्या रहता है? पॉजिटिव मेटल आयंस। ठीक है। अब ये मेटल आयन फॉर्म कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन देने के बाद। Now, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इसके सराउंडिंग में रहते हैं। सो दीज पॉजिटिव मेटल्स आयन, दे आर सराउंडेड बाय अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स यानी उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स भी उसके सराउंडिंग में रहते हैं। उन्हें कहा जाता है सी म्हणजे समुद्र, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ओके। अब ये जो है यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं रहते ज्यादा। मेटल मेटल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके वजह से रहेगा? Fe+2 अगर है तो Fe+2 यहाँ का Fe+2 और दूसरा Fe+2 और दूसरा Fe+2, दूसरा Fe+2, ये कैसे बाइंड हो जाएंगे? बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनकी वजह से ये बाइंड होते जाएंगे। ठीक है। ये Fe+2 और ये Fe+2, ये कैसे बाइंड हो जाएंगे? बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनकी वजह से ये बाइंड होते जाएंगे। बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स हर जगह पे ये सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, इसके वजह से वो बाइंड रहते हैं। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं होगा यहाँ पे, देयरफॉर दे आर कभी यानी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स
Fe से ये Fe इस इलेक्ट्रॉन से बाइंड है, ये Fe भी इस इलेक्ट्रॉन से बाइंड है। ओके, अब ये Fe जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा, ये मेटल पे डिपेंड रहेगा कि कितना स्ट्रांग बॉन्ड है ना। ये मेटल पे डिपेंड करेगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन के साथ कितना स्ट्रांग बॉन्ड तैयार करता है। अगर कोई मेटल ये इलेक्ट्रॉन के साथ वीक बॉन्ड तैयार करता है, तो वो जो क्रिस्टल रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा। अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तैयार करता है, तो वो मेटल हार्ड रहेगा। देयरफॉर सॉफ्ट टू हार्ड, these metallic crystals may be soft or they may be a hard. They have high tensile strength. टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका मतलब अपन उसको ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। खींच सकते हैं यानी अपन इलास्टिक रबर को कैसे खींचते हैं अपन, ऐसे अपन उसको खींच सकते हैं किंवा याला ताणता येते जे म्हणतो आपण, ठीक आहे। तर ते हे जे मेटॅलिक सॉलिड जे आहे किंवा मेटॅलिक क्रिस्टल्स आहे किंवा मेटल्सच म्हणू आपण त्यांना, these metals have high tensile strength, good conductors of electricity. Why they are good conductors of electricity? Because there is a sea of electrons. याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहे, मोबाईल इलेक्ट्रॉन्स आहे। इलेक्ट्रॉन्सची संख्या जास्त असल्यामुळे देयर इज अ दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेलिएबल एंड डक्टाइल, मेलिएबल एंड डक्टाइल इसका मतलब क्या है? मेलिएबल म्हणजे त्याला आपल्याला काय म्हणते, जसं पाहिजे तसं मोडता येते त्यांना, ठीक आहे। जसं पाहिजे तसं मोडता येईल आपल्याला। मेलिएबल म्हणजे आपण समजा त्याला काय म्हटलं, त्यांना फोल्ड करतो म्हटलं फोल्ड करता येते, ताणतो म्हटलं तर ताणता येते, चपकवतो म्हटलं तर चपकवता येते, त्याला म्हणतो आपण मेलिएबल अँड डक्टाइल टेंडन्सी, ठीक आहे। सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल रिमेन डिलोकलाइज ओव्हर द एंटायर क्रिस्टल्स। हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहे हे डिलोकलाइज असतात म्हणजे फिरत असतात ओव्हर द एंटायर क्रिस्टल्स अँड दे हॅव अ हाय डेन्सिटी। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक सॉलिड मध्ये काय असते, आयनिक सॉलिड मध्ये जे पार्टिकल्स असतात कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे आर आयन्स। दे आर देयर इज अ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन देम। दे हॅव हाय मेल्टिंग पॉइंट, ठीक आहे, मेल्टिंग पॉइंट जास्त असतो त्यांचा। दे आर हार्ड, ब्रिटल, ठीक आहे, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट गुड इन मॉल्टन स्टेट, ठीक आहे। या पद्धतीचे असते। कोव्हॅलंट क्रिस्टल मध्ये काय असते, कोव्हॅलंट क्रिस्टल मध्ये लॅटिस पॉइंट असतात, ते म्हणजे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जे आहे ते काय न्यूट्रल ॲटम्स असतात, त्यांच्यामध्ये कोव्हॅलंट बॉन्ड असतो। दे आर हार्ड सॉलिड, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आणि त्यांचे एक्झाम्पल आपण डायमंड वगैरे पाहिले, ठीक आहे। मॉलिक्युलर क्रिस्टल जसे CO2 झालं, H2O झाले, सगळे जे मॉलिक्युल्स आहे मॉलिक्युलर क्रिस्टल, तर त्याला मॉलिक्युलर क्रिस्टल मध्ये मॉलिक्युलच्या फॉर्म मध्ये जे असते त्याला आपण मॉलिक्युलर क्रिस्टल असं म्हणतो, ठीक आहे। मॉलिक्युलर क्रिस्टल जे आहे ते त्यामध्ये मॉलिक्युल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स असतात, त्यांच्यामध्ये वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो, त्यामुळे दे आर सॉफ्ट, व्हेरी सॉफ्ट, दे हॅव लो मेल्टिंग पॉइंट अँड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटॅलिक क्रिस्टल मध्ये मेटल्स असतात ओके, मेटल्स जे आहे जेवढे मेटल्स आहे दे आर ऑल मेटॅलिक क्रिस्टल्स। सो हियर द लॅटिस पॉइंट्स आर positively charged metal ions and they are surrounded by a mobile electron, ठीक है। So they may be hard to soft or soft to hard। okay, they have high tensile strength, good conductor of electricity because of the presence of electrons। they are malleable and ductile, ठीक है। आपल्याला ताणता येते, वाकवता येते, इकडे चपकवता येते, malleable and ductile। bonding electrons in metals remain delocalized over the entire crystal and they have a high density, ठीक है। now let us see some terms in crystallography। Now what is meant by crystallography? Crystallography, it is that branch in which we study the geometry, shape, size, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रिस्टल। क्रिस्टल की जब अपन स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच में अपन क्रिस्टल की स्टडी करते हैं, उसके शेप साइज की स्टडी करती है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को कहा जाता है क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी के कुछ टर्म्स है जिनके बारे में अपने को जानकारी होनी जरूरी है। तो फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टल? क्रिस्टल इसका मतलब क्या है? सॉलिड फिगर हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टल तो सॉलिड तो होना ही चाहिए, क्रिस्टल है तो, ठीक है। उसका शेप जो है वो डेफिनेट शेप होना चाहिए, ज्योमेट्री उसकी डेफिनेट होनी चाहिए, विद फ्लैट फेसेस, उसके कुछ फेसेस भी होने चाहिए, शार्प एजेस होने चाहिए उसके, एंड फेसेस एंड एजेस मेट ईच अदर एट फिक्स्ड ऑर्बिट।
फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ऐसा क्यूबिकल शेप लिया, क्यूबिकल शेप अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, एक क्रिस्टल है ये जिसका शेप क्यूबिकल शेप, ठीक है। तो इसके एजेस कौन से हो गए, ये एज हो गई उसकी, ये एज हो गई उसकी, ठीक है, दीज आर द एजेस, ये एजेस हो गए उसके, ये भी एज हो गई, कॉर्नर जे आहेत सगळे त्या पद्धतीचे हे एजेस आहे, ठीक आहे, याचे एजेस आहे सगळे एजेस, आणि हा फेस, समजा इकडला भाग केला मी ए, ए नावाचा फेस, ठीक आहे, हा फेस, फेस किती आहे याला, एक, दोन, तीन, चार, पाच आणि सहा, वरचा आणि खालचा एक, दोन, आणि साईडचे चार, एकूण सहा फेसेस आहेत, ठीक आहे, त्याला सहा फेसेस आहेत, आणि एजेस म्हणजे हे जिथे फेसेस आणि एज कुठे मीट होत आहे या पॉइंटला, बरोबर आहे, हा फेस आणि हा एज याच्यात काय होत आहे, दे आर मीट इच अदर ॲट ए फिक्स्ड ऑर्बिट. फॉर एक्झाम्पल दिस इज अ एज, हा फेस जो बी नावाचा फेस केला आपल्याकडे आहे तो हा फेस, दिस फेस मीट्स टू धिस फेस ॲट दिस एज, बरोबर आहे, आणि हे जे एज आहे हे कसं राहील, शार्प राहील याचा, बरोबर आहे, शार्प एज राहील. आणि याचा जॉमेट्रिकल शेप माहित आहे आपल्याला, इट इज अ क्युबिक स्ट्रक्चर. सो दिस इज अ crystal. Okay, this is a crystal. It is a solid figure having definite geometry and a definite geometry है. Flat faces, faces flat है इसके, sharp edges भी है इसके, and faces and edges meet each other at a fixed orbit. Okay, तो ऐसे सॉलिड फिगर को अपन क्या कहेंगे, क्रिस्टल, जिसको एक पर्टिकुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है, जिसके शार्प एजेस है और फ्लैट फेसेस है, ऐसी पर्टिकुलर सॉलिड फिगर को अपन क्या कहेंगे, क्रिस्टल कहेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फेस ऑफ क्रिस्टल, फेस ऑफ क्रिस्टल यानी क्या है, अब जैसे मैंने ए पार्ट, ए जो है इसको एक फेस कहा, बी जो है उसको एक फेस कहा, और मैंने बताया कि छह फेसेस है इसके, ठीक है। तो क्या है ये, प्लेन सरफेस ऑफ ए क्रिस्टल है ना, ये जो पार्ट है वो प्लेन पार्ट है, तो प्लेन पार्ट और प्लेन सरफेसेस ऑफ द क्रिस्टल्स आर कॉल्ड एज फेसेस। एज क्या है, एज यानी ये लाइन, मैंने अभी यहाँ पे डिनोट भी की, ठीक है, ये लाइन जो है एज, तो ये लाइन अलोंग विच टू एडजेसेंट फेसेस, साइड के जो फेसेस है, जो फेसेस इंटरसेक्ट होते हैं जिस लाइन पे, उन्हें क्या कहा जाता है, एज ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। एज ऑफ क्रिस्टल इट इज अ लाइन अलोंग विच टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्रिस्टल इंटरसेक्ट। अब यहाँ पे बी और ए, ये जो फेस है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इट इज अ एज फॉर अ सेट ऑफ सिमिलर फेसेस ऑफ ए क्रिस्टल, ठीक है, सिमिलर फेसेस के जो क्रिस्टल रहते हैं उन्हें अपन क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं, ठीक है, सिमिलर फेसेस के, यानी ये जो है ये क्यूबिक फॉर्म है, दूसरा अगर क्यूबिक फॉर्म करूंगा तो मैं क्या, क्यूबिक क्रिस्टल निकालूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि इनका फॉर्म सिमिलर है, सिमिलर टाइप के, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं फॉर्म। क्रिस्टल हैबिट, द एक्सटर्नल शेप ऑफ क्रिस्टल इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल हैबिट, एक्सटर्नल शेप जैसे यहाँ पे क्यूबिक दिख रहा है, इट इज कॉल्ड एज आल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टल हैबिट। इंटरफेशियल एंगल, interfacial angle it is also important. Interfacial angle means angle between the adjacent faces of a crystal is called as interfacial angle. Suppose एखादा hexagonal crystal है, ये hexagonal crystal है, इस टाइप का क्रिस्टल है, तो इसके जो फेस होगा, ये तो एजेस है, अब ये हेक्सागोनल है, मैंने टू डायमेंशनल निकाला है यहाँ पे, ठीक है, अगर ये थ्री डायमेंशनल होता तो आपको समझ में आता था। तो ये जैसा ये एंगल है, या क्यूब में जो ये एंगल है फेसेस के बीच में का, ये 90 डिग्री का रहता है, बराबर है, इसमें अपने हेक्सागोन में एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री का रहेगा, ठीक है। हेक्सागोन में फेस के बीच का जो एंगल रहेगा, टू फेसेस के बीच में का जो एंगल रहेगा, एंगल्स बिटवीन द एडजेसेंट फेसेस जो है, एडजेसेंट फेसेस के बीच में जो एंगल रहेगा, वो एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री। तो ये जो एंगल है इसे कहते हैं इंटरफेसियल एंगल। इंटरफेसियल एंगल इसका मतलब दो फेसेस के बीच में का, दो एडजेसेंट फेसेस के बीच में का जो एंगल है वो उसको कहते हैं इंटरफेसियल एंगल। जैसे हेक्सागोन में 120 डिग्री का रहता है, क्यूब में
90 डिग्री का रहता है। ठीक है, क्यूब में 90 डिग्री का रहता है, पेंटागन में 108 डिग्री का रहता है। तो ये जैसे ट्रायंगुलर फेस है तो उसमें ट्रायंगुलर क्रिस्टल है अगर, तो उसमें कौन सा रहेगा, 60 डिग्री का रहेगा। तो दैट एंगल इट इज कॉल्ड एज इंटरफेसियल एंगल। दैट मीन्स द एंगल बिटवीन द एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्रिस्टल इज कॉल्ड एज इंटरफेसियल एंगल। ओके, नाउ द क्रिस्टलोग्राफी जो क्रिस्टलोग्राफी है, इट इज बेस्ड ऑन थ्री बेसिक लॉज। तीन बेसिक लॉज है क्रिस्टलोग्राफी के, जो जिसके ऊपर ये क्रिस्टलोग्राफी बेस्ड है। ठीक है, इट इज द एक्सपेरिमेंटल साइंस ऑफ डिटरमिनिंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, इट इज द एक्सपेरिमेंटल साइंस ऑफ डिटरमिनिंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या है, क्रिस्टलोग्राफी की डेफिनेशन। क्या है क्रिस्टलोग्राफी मीन्स, इट इज अ एक्सपेरिमेंटल साइंस ऑफ डिटरमिनिंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है वो डिटरमाइन करने का एक्सपेरिमेंटल साइंस जो है, उसे अपन क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। या इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं कि क्रिस्टलोग्राफी में ऐसे ऐसा साइंस है जिसमें क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज, ओके, क्रिस्टल की ज्योमेट्री, क्रिस्टल की फिजिकल प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री, शेप एंड साइज के बारे में अपन बात करते हैं। क्रिस्टल के बारे में जब अपन बात करते हैं तो वो वो जो स्टडी है उसको अपन क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड में सब आ गया। ठीक है, नाउ दिस क्रिस्टलोग्राफी इज बेस्ड ऑन थ्री डिफरेंट लॉज। फर्स्ट लॉ इज अ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स। पहला लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ, ये सब तीनों भी लॉ इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला जो लॉ है, दैट लॉ इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडाइसेस और लॉज ऑफ रैशनल इंडाइसेस, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडाइसेस। एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री, or it is in short it is called as law of symmetry. So based on these three laws, the we can explain the crystallography. ठीक है, पहला लॉ जो है, दैट लॉ इज अ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स। ठीक है, दिस लॉ वाज गिवन बाय स्टेनो। इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेनोज लॉ। ठीक है, ये जो लॉ है ये स्टेनो ने दिया हुआ है। दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेनोज लॉ, STENO, स्टेनो, ये साइंटिस्ट ने लॉ दिया है ये। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेनोज लॉ। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स। अब ये लॉ क्या कहता है वो देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द क्रिस्टल ऑफ सेम सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस के जो क्रिस्टल्स रहते हैं, दे में हैव अ डिफरेंट शेप, उनकी शेप अलग हो सकती है, शेप अलग हो सकती है, साइज अलग हो सकती है, साइज चेंज हो गई तो शेप भी चेंज हो जाएगा उसका, बट द एंगल बिटवीन द करस्पॉन्डिंग फेस रिमेन्स सेम। the angle between the corresponding faces remains the same। इसका मतलब interfacial angle will remain the same। okay, this law states that the angle between adjacent corresponding faces is interfacial angle, ठीक है, of the crystal of particular substance is always constant in spite of different shape and size and mode of growth of the crystal। अगर अपने क्रिस्टल तैयार, एक परफेक्ट क्रिस्टल है, सपोज एक परफेक्ट क्रिस्टल है, ये परफेक्ट क्रिस्टल है, समझा अपन हेक्सागोनल क्रिस्टल तैयार किया, इट इज अ परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है, ये परफेक्ट क्रिस्टल है। और एक ऐसे ही अपन ने रैपिडली ग्रोन एक आधा क्रिस्टल किया, यानी जैसे तैसे मोड़ के अपन ने सेम सब्सटेंस का अपन ने ऐसे कुछ दूसरा, ऐसे स्ट्रक्चर का दूसरा क्रिस्टल तैयार किया, इससे बड़ा छोटे, सॉरी, इससे बड़ा वाला रैपिडली अपन ने तैयार किया, फास्ट में ग्रो किया दूसरा क्रिस्टल। ठीक है, सेम सब्सटेंस है, ओके, साइज अलग अलग है इनकी, ओके, साइज अलग अलग है इनका, शेप भी अलग कर सकते हैं अपन, शेप भी अलग कर सकते हैं अपन इसका।
शेप भी अलग किया अपन ने, रैपिडली ग्रोन किया। ऐसा होने के बावजूद भी ये अगर सेम सब्सटेंस है, उनका साइज भी अलग है और शेप भी अलग है, लेकिन उनका इंटरफेशियल एंगल जो रहेगा, ये जो इंटरफेशियल एंगल रहेगा, इंटरफेशियल एंगल यानी क्या, दो एडजेसेंट फेसेस के बीच में का जो एंगल रहेगा, इट विल बी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, ये जो एंगल है, ये एंगल 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री यहाँ पे भी रहेगा, 120 डिग्री इसमें भी रहेगा, 120 डिग्री इसमें भी रहेगा। सो दिस लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। कॉन्स्टेंसी यानी कांस्टेंट रहेगा क्या, इंटरफेशियल एंगल किसका, सेम सब्सटेंस के क्रिस्टल्स का, वॉट एवर मे बी इट्स साइज, वॉट एवर मे बी इट्स शेप, its angle must be constant. Interfacial angle must be constant. This law is called as law of constancy of interfacial angles. Okay, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ ये, the crystals of same substance का अगर crystals है, सेम सब्सटेंस के अगर क्रिस्टल्स है, दे मे हैव डिफरेंट साइज एंड शेप, उनकी शेप साइज अलग अलग रह सकती है, उनकी शेप अलग रह सकती है, साइज अलग अलग रह सकती है। ओके, बट एंगल्स बिटवीन द करस्पॉन्डिंग फेसेस विच इज कॉल्ड एज इंटरफेशियल एंगल इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। उनके बीच का जो इंटरफेशियल एंगल जो है, उनका हमेशा वो एंगल, इंटरफेशियल एंगल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, interfacial angle of a crystal of a particular substance is always constant in spite of different shape अलग भी हो सकता है, and sizes and mode of growth of crystal। mode of growth of crystal यानी कैसे भी आप एक परफेक्ट क्रिस्टल रखो और एक क्रिस्टल कैसे भी तैयार करो, आप उस सब्सटेंस का क्रिस्टल तैयार करो, आप ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, एक समझा हाथ डाला परफेक्ट क्रिस्टल, ये इट इज द रैपिडली ग्रोन क्रिस्टल। रैपिडली ग्रोन क्रिस्टल यानी अपन ने जल्दी जल्दी में क्रिस्टल तैयार किया, ऐसे ही इससे बड़ा किया, कैसे भी किया, लेकिन कैसा भी हो, उनका इंटरफेशियल एंगल जो है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, सो दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। नाउ second law is a law of rational indices। it is called as law of rational indices or law of rationality of indices। ठीक है, अब ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, ये जो लॉ है वो एक दो तरीके से कह सकते हैं, ऐसे भी जो लिखा है ऐसे भी बोल सकते हो आप द क्रिस्टल्स ऑफ सेम सब्सटेंस मे हैव डिफरेंट शेप एंड साइज बट देयर इंटरफेशियल एंगल्स रिमेन सेम, ऐसे भी बोल सकते हो। और ऐसे भी बोल, कुछ कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा होगा कि अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन द एंगल्स बिटवीन द करस्पॉन्डिंग फेसेस ऑफ different crystals of same substance आर कांस्टेंट। क्रिस्टल अलग लेकिन सब्सटेंस एक, उनका एंगल कैसे रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल देके कहा है आपको, इसकी अलग सेम सब्सटेंस की क्रिस्टल है, ये इनका, तो भी इनका एंगल कैसा है, सेम है 120 डिग्री। ठीक, नाउ लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडाइसेस। लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडाइसेस क्या कहता है वो देखेंगे अपन। नाउ दिस लॉ जो है, इट वाज गिवन बाय हुई। दिस लॉ इज गिवन बाय हुई। हुई का स्पेलिंग है, दिस लॉ वाज गिवन बाय हुई, Huay, Huay, Hui. This law is given by Hui. So it is also called as Hui's law of rationality of indices। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है देखो, all faces of crystals lattice, ऑल फेसेस ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ये क्रिस्टल लैटिस के फेस है, ये ना, ये एक फेस, ये एक फेस, ये एक फेस, ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल लैटिस के फेसेस है। ठीक है, एक दो तीन, ये फेसेस है। ऑल फेसेस ऑफ क्रिस्टल लैटिस कट द गिवन एक्सिस, कट द गिवन एक्सिस, कट ये एक्सिस, ये एक्सिस दिए हुए हैं, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस,
ये कट किया यहाँ पे, इस क्रिस्टल में यहाँ पे कट किया। ये जो छोटा वाला क्रिस्टल है इसने यहाँ पे कट किया, वाई एक्सिस को यहाँ पे कट किया, जेड एक्सिस को यहाँ पे कट किया। ठीक है। ऑल द फेसेस ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस कट द गिवन एक्सिस एट डिफरेंट पोजिशन, एट डिफरेंट पोजिशन पे कट किया, आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ यूनिट प्लेन, आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, द रेशियो बिटवीन द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस for the different faces of a crystal can be expressed by rational number। अब देखो यहाँ पे अपन ने ये क्रिस्टल लिया है, ए बी सी नाम का क्रिस्टल लिया है। ठीक है, ए बी सी नाम का क्रिस्टल लिया है अपन ने। ठीक। तो ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल ए बी सी नाम का है। अब अपन ने इससे सेम बड़ा क्रिस्टल लिया। ठीक है, ये क्रिस्टल है, इससे सेम बड़ा क्रिस्टल लिया, जो कि कौन सा है, के एल एम, ये है क्रिस्टल। ठीक है, ये क्रिस्टल दूसरा क्रिस्टल है, दूसरा क्रिस्टल है यानी सेमी क्रिस्टल है, उससे बड़ा लिया अपन ने। ठीक है। तो ये हो गया। ये जो छोटा वाला क्रिस्टल, छोटा वाला जो क्रिस्टल है, उसने एक्स एक्सिस को कट कहाँ पे किया है, ए पे किया है। वाई एक्सिस पे कट कहाँ पे किया है, बी पे किया है। और जेड एक्सिस में कट कट क्या पे किया है, सी पे किया है। ठीक है। अब उसका ही जो लार्जर क्रिस्टल है, यानी कौन सा, के एल एम। तो ये जो क्रिस्टल है बड़ा वाला, उसने एक्स एक्सिस पे एल पे कट किया है, वाई एक्सिस पे एम पे कट किया है, और जेड एक्सिस पे के पे कट किया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया अपने को कि ये जो एक्सिस है, छोटा जो क्रिस्टल है, उसने इसको कट कहाँ पे किया है, ए पे कट किया है एक्स एक्सिस को, बी पे कट किया है वाई एक्सिस को, सी पे कट किया है जेड एक्सिस को। बड़ा जो क्रिस्टल है, उसने एल पे किया है एक्स एक्सिस को, एम पे किया है वाई एक्सिस को, और के पे किया है जेड एक्सिस को। ठीक है। सो अब अगर ओ बी लेंथ यानी ओ ए लेंथ, छोटे क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं, तो ओ ए लेंथ जो है, ओ ए लेंथ जो है, लेंथ ओ ए जिसपे एक्स एक्सिस पे कट किया है, वो सपोज स्मॉल ए है। ठीक है, ये जो लेंथ है वो स्मॉल ए है। ओ बी जो लेंथ है वो बी है, स्मॉल बी। और ओ सी जो लेंथ है वो क्या है, सी है। ठीक है, यानी एक्स इंटरसेप्ट कौन सा हो गया, ए। वाई इंटरसेप्ट कौन सा हो गया, बी। और जेड इंटरसेप्ट कौन सा हो गया, सी, छोटे क्रिस्टल के लिए। ठीक है। So A, it is the x intercept, B, it is the y intercept, and C, it is the z intercept for this crystal। ठीक है। नाउ अगर अपन ने इसके अलावा कोई भी लेंथ का दूसरे इसका अगर क्रिस्टल निकला इसी इस पे, तो वो कैसे रहेंगे, उसकी जो इंटरसेप्ट रहेगी, अगर जो आता अब ये बड़ा एक बड़ा क्रिस्टल निकाला अपन ने इसके बाद में, ठीक है, ये के एम एल, इसकी जो इंटरसेप्ट रहेगी, क्या कहता है ये लॉ, ये देखिए। तो मैंने पहले बता दिया कि छोटे क्रिस्टल का एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, और जेड इंटरसेप्ट सी है। बड़ा जो क्रिस्टल है, उसका जो उसके जो इंटरसेप्ट रहेंगे, यानी एक्स एक्स के अलोंग इंटरसेप्ट रहेगा, वाई के अलोंग इंटरसेप्ट रहेगा, और जेड के अलोंग जो इंटरसेप्ट जो रहेंगे, वो इंटरसेप्ट इनके जो है, यानी इस छोटे क्रिस्टल के जो इंटरसेप्ट है, उनके होल नंबर मल्टीपल रहेंगे। होल नंबर मल्टीपल्स रहेंगे, सिंपल होल नंबर मल्टीपल्स रहेंगे। सिंपल होल नंबर मल्टीपल्स रहेंगे इसका मतलब क्या, या तो वो टू ए रह सकते हैं, टू ए रह सकते हैं, टू बी रह सकते हैं, टू सी रह सकते हैं। इंटरसेप्ट की बात कर रहा मैं, इंटरसेप्ट यानी ओ टू के का डिस्टेंस, ओ टू के का डिस्टेंस, ओ टू एल का डिस्टेंस, और ओ टू एम का डिस्टेंस, इसके होल नंबर मल्टीपल रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 1/2 ए रहे। ठीक है, फ्रैक्शनल नहीं रहेंगे, 1/2 ए या 1/3 ए या 5/3 ए, ऐसा नहीं रह सकता। 5/2 ए बी, ओके, 3/2 बी, ओके, 4/5 सी, ऐसे नहीं रहेगा, फ्रैक्शनल नहीं रहेगा। कौन सा रहेगा, होल नंबर मल्टीप्लायर रहेगा। होल नंबर मल्टीप्लायर रहेगा यानी एक तो डबल रहेगा, या सिंगल रहेगा, या ट्रिपल रहेगा, या 4 टाइम्स रहेगा, या 5 टाइम्स रहेगा, या 6 टाइम्स रहेगा। होल नंबर के मल्टीपल में रहेगा। ठीक है।
होल नंबर पे के मल्टीपल में रहेगा, वही है लॉ ऑफ रैशनल ऑफ इंडाइसेस। तो दिस लॉ स्टेट दैट द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ डिफरेंट फेसेस ऑफ ए क्रिस्टल with three axes, different faces of a crystal with three axes are constant and can be expressed by rational numbers of that intercept of any face of the crystal along the crystallographic axis। ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है एक्स वाई जेड। यहाँ पे पहला क्रिस्टल निकाला अपन ने, दूसरा क्रिस्टल अपन ने ये निकाला, तो दूसरे क्रिस्टल के जो इंटरसेप्ट रहेंगे वो पहले क्रिस्टल जो था छोटा वाला, जिसको अपन इंटरसेप्ट मेड बाय यूनिट सेल बोलेंगे, छोटे वाले क्रिस्टल के इंटीग्रल होल नंबर मल्टीपल रहेगा। ठीक है, होल नंबर मल्टीपल रहेगा, फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं रहेगा। ठीक है, अगर दूसरा क्रिस्टल यानी बड़ा वाला क्रिस्टल अपन ने उसी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे निकाला हो तो this law it is called as law of rational of indices। it was given by Hui। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया अभी, डिस्टेंस ओ ए कितना है, ए है, डिस्टेंस ओ बी कितना है, बी है, डिस्टेंस ओ सी कितना है, सी है। ठीक है, डिस्टेंस ओ ये कितना है, ओ ए, ओ ए कितना है, ए, ओ बी कितना है, स्मॉल बी, एंड ओ सी कितना है, स्मॉल सी। अब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, ओ ओ एल डिस्टेंस, सपोज ये इंटीजर यम है। ठीक है, ये जो इंटीजर है वो एम है, सॉरी एल है, ये इंटीजर एल अलोंग एक्स एक्सिस एल है। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस इंटीजर अगर एम है और अलोंग जेड एक्सिस अगर इंटीजर एन है, तो ये यम एन एल एम एन की वैल्यू क्या होती है, एम एल एन की वैल्यू इट मे बी वन, इट मे बी टू, इट मे बी थ्री, इट मे बी फोर, एनी वैल्यू। एल एम एन की वैल्यू कोई भी होल नंबर वैल्यू हो सकती है। अब ये डिस्टेंस ओ एल क्या होगा, डिस्टेंस ओ एल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डिस्टेंस ओ एल, डिस्टेंस ओ एल कितना होगा, डिस्टेंस ओ एल कितना होगा, दिस एल इंटू ए। ओके, इसका इसका इंटीजर मल्टीपल, तो इंटीजर कितना है, एल है, तो एल इंटू ए। ओके, एल इंटू ए। डिस्टेंस ओ एम कितना होगा, एम इंटू बी, डिस्टेंस ओ एम कितना होगा, एल इंटू बी। ओ एम जो है वो होगा एम इंटू स्मॉल बी, एम इंटू स्मॉल बी। और डिस्टेंस ओ के कितना होगा, एन इंटू सी। ओ के जो डिस्टेंस है वो होगा एन इंटू सी। अगर इसका रेशियो लेते हैं अपन तो क्या हो जाएगा, इसका अगर अपन ने रेशियो लिया यानी ओ एल डिवाइडेड बाय ओ ए किया अपन ने, ओ एल डिवाइडेड बाय ओ ए किया, तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए किया अपन ने, ओ ए यानी क्या, ए। ठीक है, डिस्टेंस ओ ए, डिस्टेंस ओ ए कितना है, ए, ओ एम अपॉन ओ बी किया यानी क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ओ बी, और डिस्टेंस ओके अपॉन ओ सी किया अपन ने, ओ सी किया, इसका मतलब क्या हो गया, ओ ए डिवाइड किया अगर अपन ने इसको डिवाइड ओ ए से किया, यानी ओ ए की लेंथ कितनी है, ए है, ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओ बी से डिवाइड किया तो बी कैंसिल हो जाएगा, ओ सी से डिवाइड किया तो सी कैंसिल हो जाएगा। यानी इनका जो रेशियो है, इनका जो रेशियो है, इट इज अ होल नंबर मल्टीपल और इंटीजर मल्टीपल। ठीक है, एल एम एन क्या है, ये है होल नंबर मल्टीपल और सिंपल इंटीजर होल नंबर्स। ओके, or fraction of whole numbers। So this is the law of rationality of indices। ठीक है, then third law is law of constancy of symmetry। ये लॉ आपने सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है,
सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है. तो वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर टुमारो. ओके. लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री जो है वो अपन कल देखेंगे. अब तक अपन ने क्रिस्टल के बारे में देखा, सॉलिड के बारे में देखा, सॉलिड के दो टाइप्स के बारे में देखा, क्रिस्टल के बारे में देखा, क्रिस्टल के दो टर्म्स देखा, क्रिस्टल के टाइप्स देखे अपन ने. ठीक है. देन क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल के कुछ सम डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखे. इसके बाद में क्रिस्टल के दो लॉ देखे. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट लॉज देखे. तीसरा इंपॉर्टेंट लॉ जो है दैट इज अ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री. दिस वी विल डिस्कस, दिस लॉ वी विल डिस्कस डिस्कस ऑन टुमारो. ओके. सो बाकी लोगों को भी ज्वाइन करने को बोलो. ठीक है, ये यूनिट अपन ऐसे ही कवर कर लेंगे. ठीक है. ओके. Yes, sir. ठीक है. नाउ आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग ऑन योर ग्रुप. ओके.